एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके क्लास 8 साइंस का हम सैम्पल पेपर देख रहे हैं। ये केवी का क्वेश्चन पेपर है, तो आपके लिए सैम्पल पेपर हो जाएगा और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू का कि द हार्मोन दैट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट स्ट्रेस को एडजस्ट करने के लिए बॉडी का कौन सा हार्मोन होता है। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए करेक्ट है, एड्रेनलिन हार्मोन। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो इज नोन एज, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसको हम लोग मेनार्क बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज वेरी हार्मफुल टू द बॉडी। तो जो अनकम्प्लीट कंबशन होता है ना फोसिल फ्यूल का, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होती है और वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। क्यों? क्योंकि इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। हमारे ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है ना, उसको ख़त्म कर देती है, मतलब बहुत ज़्यादा कम कर देता है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स एक्सर्टेड बाय एनिमल बॉडी इज कॉल्ड। तो कौन सी फोर्स एक्सर्ट करता है हमारी बॉडी में? तो मस्कुलर फोर्स होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनिमम, इनमें से सबसे कम फ्रिक्शन किस में होती है? तो देखिए, जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है ना, वो सबसे कम होती है। नेक्स्ट है, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ पीस ऑफ सिल्क क्लोथ। तो ग्लास रॉड को अगर हम रब करते हैं विद अ पीस ऑफ सिल्क क्लोथ, तो रॉड में कौन सा चार्ज आता है? वो पॉजिटिव चार्ज में बन जाता है, तो बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड वाइल द क्लोथ हैज़ अ निगेटिव चार्ज। तो रॉड में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कपड़े में निगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवल करती है। चूज द करेक्ट आंसर। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू, तो साउंड कैसे ट्रेवल कर सकती है? तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों से साउंड ट्रेवल कर सकती है। हेयरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर, ह्यूमन ईयर की हेयरिंग रेंज क्या होती है? 20 से लेकर के 20,000 हर्ट की होती है। लाइटनिंग अकर्स ड्यू टू, लाइटनिंग कैसे होती है? ड्यू टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अब आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। नेम द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वियरिंग आउट बाइसिकल टायर, यानी कि बाइसिकल टायर किस वजह से ख़राब हो जाते हैं? ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, किस वजह से ख़राब होते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से टायर्स हमारे ख़राब होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन व्हाट आर द टू कैटेगरी ऑफ फोर्सेस, दो फोर्सेस की कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं? तो देखो, कॉन्टैक्ट फोर्स होती है एक, और एक होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन व्हाट आर, हाई वाला हो गया। डिफाइन लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन हमारा क्या होता है? तो लेटरल इन्वर्जन होता है, देखो यहाँ पे है, लेटरल इन्वर्जन इज रिवर्सल ऑफ mirror image when the right side of the object appears on the left side behind the mirror and vice versa। मतलब मिरर में आपको जो लेफ्ट साइड है वो राइट दिखेगी और जो राइट साइड है वो लेफ्ट दिखेगी, वही होता है लेटरल इन्वर्जन। अब हमें फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करना है। तो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ अकरेंसेज ऑफ अ रिपीटिंग इवेंट पर यूनिट टाइम। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ अकरेंसेज ऑफ रिपीटिंग इवेंट्स पर यूनिट टाइम फ्रीक्वेंसी होती है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज अ कॉन्स्टलेशन? नेम एनी टू कॉन्स्टलेशंस। तो स्टार फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज रिकॉग्निजेबल शेप इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। टू मेन कॉन्स्टलेशंस आर ग्रेट बेयर एंड ओरियन। तो जो स्टार्स होते हैं वो कुछ शेप बनाते हैं ना, अलग अलग, हम कहते हैं अच्छा ये सप्तऋषि है, या अलग अलग शेप जो बनती हैं वही कॉन्स्टलेशन होता है। दो मेजर कॉन्स्टलेशन के नाम ग्रेट बेयर और ओरियन। हाउ इज सेक्स डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स? तो यहाँ पे देखिए, फादर के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, मदर के पास एक्स क्रोमोसोम होता है। तो क्या होता है कि फादर दो गैमीट दे सकता है, या तो एक्स या फिर वाई, और मदर के पास तो सिर्फ एक्स ही होता है। तो अगर एक्स फादर का एक्स और मदर का एक्स मिले तो फीमेल का बर्थ होता है। अगर फादर का वाई और फीमेल के पास तो सिर्फ एक्स ही है, फादर का वाई मिलता है तो एक्स वाई मिलने से मेल का जन्म होता है, यानी कि लड़के का जन्म होता है एक्स और वाई क्रोमोसोम से, और जो फीमेल होती है वो एक्स क्रोमोसोम से जन्म होता है उनका। तो ये वाली फिगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, A 9-year-old boy
is 120 centimeter tall. If present height of boy is 75% of his full height, calculate the full height which the boy will eventually reach at the end of the growth period. तो देखो प्रेजेंट हाइट बच्चा 9 साल का है बॉय, उसकी 120 सेंटीमीटर है, राइट? तो 120 सेंटीमीटर है और परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट 9 ईयर्स, तो अभी उसकी 75% हाइट बढ़ चुकी है, अब आगे 25% और बढ़नी है। तो हाइट एट द एंड ऑफ ग्रोथ पीरियड क्या होगा? 120 डिवाइडेड बाय 7x इंटू 100। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 160 सेंटीमीटर की हाइट उस बॉय की हो जाएगी। कैसे? क्योंकि देखो ना अभी उसकी 120 सेंटीमीटर हो चुकी है और 120 सेंटीमीटर कितना है? 75% है x का, क्योंकि टोटल हाइट x अगर हम लोगों ने ले ली, टोटल हाइट हमने x अगर ले ली तो 120 जो है वो 75% है x का। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 75/100 इंटू एक्स और इधर 120, फिर क्या होगा? x 120 इंटू 100/75, इस तरीके से x की वैल्यू आ जाएगी 160। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स में इस तरीके से क्वेश्चन है, नेम द प्लैनेट विच डज नॉट हैव अ सैटेलाइट। तो देखो मरकरी के पास अपनी कोई भी सैटेलाइट नहीं होती है। What is the angle of incidence of a ray if refracted ray is at an angle of 90 degree to the incident ray? तो 90 डिग्री पर है तो angle of incidence, the angle between incident ray and refracted ray, तो angle of incidence plus angle of reflection is equals to 90 और फिर उसके बाद तो आई कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे ये भी 40 है, ये भी 40 है, टोटल 90 हो जाएगा। व्हाट इज़ प्रेशर? प्रेशर क्या होता है? जब एग्जाम में होता है हमारे सर पे वही तो प्रेशर होता है ना, बट ये वाला प्रेशर थोड़ा सा अलग होता है। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर का सिंबल P होता है। इज़ द फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया ओवर विच अ फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इस पॉइंट पर जितना फोर्स लग रहा है वही प्रेशर होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अ टेस्टर इज यूज टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टू लिक्विड्स। तो एक टेस्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग ये देखने के लिए कि भाई किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है दो लिक्विड्स में से। लेबल्ड ए एंड बी, इट इज फाउंड दैट द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लोज ब्राइटली फॉर लिक्विड ए वाइल इट ग्लोज वेरी डिमली फॉर लिक्विड बी। तो भाई टेस्टर से ये लिक्विड ए है और ये लिक्विड बी है, हमने टेस्टर से टेस्ट किया तो यहाँ पे तो बहुत तेज़ बल्ब जल रहा है और यहाँ पे थोड़ा कम बल्ब जल रहा है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि लिक्विड ए जो है वो बेटर कंडक्टर है देन लिक्विड बी। तो लिक्विड ए इज़ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी। नेक्स्ट देखते हैं कि लेबल्ड डायग्राम आपको बनाना है ह्यूमन आई का, तो आप अपने जो है बुक से देख सकते हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट। एसिड रेन इन साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका में जो एसिड रेन होती है वो आप लोगों को बताना है उसका। तो देखते हैं, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। तो एसिड रेन से रिलेटेड हमारे एग्जाम में ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है कि एसिड रेन कैसे होती है, बिकॉज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। द मेन सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन साउथ अमेरिका आर कोल्ड फायर्ड पावर स्टेशन एंड मेटल वर्किंग इंडस्ट्रीज। तो साउथ अफ्रीका में, या फिर मैंने शायद अमेरिका बोल दिया था, सॉरी, साउथ अफ्रीका हो या फिर दुनिया का कोई भी देश हो, वहाँ पे कोयले की वजह से काफ़ी ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड आती है। मेन सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशंस आर व्हीकल एंड फ्यूल कंबशन। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो व्हीकल्स वगैरह से आती है। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर वेपर। अब देखो जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करती है और सनलाइट के साथ रिएक्ट करती है और सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ये जो पैसेज है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं, क्योंकि वाटर वेपर और सनलाइट आपस में रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। लाइकवाइज नाइट्रस ऑक्साइड फ्रॉम नाइट्रिक एसिड इन द एयर। These reactions take hours or even days, during which polluted air may move hundreds of kilometers. Thus, acid rain can fall far from the source of pollution. तो अगर आपसे पूछा जाए क्या जो एसिड रेन होती है जहाँ पर एसिड्स हैं या फिर जहाँ पर पोल्यूशन है वहीं पर ही होगा एसिड रेन, या कहीं दूर हो सकती है? तो भाई बहुत दूरी पर जा करके भी, सपोज करो यहाँ इस ए पॉइंट पर पोल्यूशन हो रहा है और इससे बहुत दूर, लगभग आप समझ लो कि 10,000 किलोमीटर दूर भी एसिड रेन जा कर के इससे हो सकती है, इस ए पोल्यूशन की वजह से। तो आगे देखिए, व्हेन मिस्ट और फॉग
droplets condense, they will remove pollutants from the air and become more strongly acid than acid rain. Even snow can be acid. तो स्नो में भी एसिड रेन पड़ेगी तो स्नो में भी एसिड आ सकता है. हाँ, gases and particles not dissolved in water with a low pH can also be deposited directly onto soil, grass and leaves. It is possible that even more acidity is deposited in the way by rain. Not much is known about this process and it is particularly difficult to study. तो ये जो प्रोसेस किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं ख़राब, और अभी तक हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है. तो नेम द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन. तो एसिड रेन के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड. अब मेन सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन साउथ अफ्रीका, मेन सोर्स क्या है? वहाँ की जो फ्यूल पावर स्टेशंस हैं वो उसका मेन सोर्स है. सॉरी, कोल पावर जो स्टेशंस है ना, कोयला जहाँ पर बनता है. अब मिस्ट एंड फॉग डिक्रीजेस द पीएच ऑफ एसिड रेन. तो मिस्ट और फॉग क्या करते हैं? डिक्रीज कर देते हैं पीएच एसिड रेन का, मतलब और ज़्यादा एसिडिक हो जाते हैं वो. राइट एनी वन रीज़न फॉर द रिलीज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इनटू एयर. तो कंबशन ऑफ फ्यूल्स यानी कि जो हमारे ये चल रहे हैं ना बाइक और कार, इनकी वजह से कंबशन ऑफ फ्यूल्स इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, थोड़े से वो हैं क्या बोलते हैं इनको, न्यूमेरिकल. अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड. तो 4 सेकेंड में वो 40 टाइम्स ऑसिलेट हो रहा है ना. फ्रीक्वेंसी क्या है? 40. अब हमें बताना है फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हम लोगों को बतानी है. तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1/f होता है ना. ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना. t इज इक्वल्स टू 1/f. तो f क्या है? हमारा 40 है और हमारा t क्या है? t हम लोगों को फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. तो इधर हमारा 4/40 यानी कि 1/10 यानी कि 0.15. और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है जैसे 40/4 हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम. तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम हो जाएगा तो 40/4, तो ये हो जाएगा 10 हर्ट्ज. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, सपोज यू आर आउटसाइड योर होम एंड अर्थक्वेक स्ट्राइक. आप घर के बाहर अर्थक्वेक आ गया. व्हाट प्रिकॉशन वुड यू टेक टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. आप क्या करना होगा खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए? तो वी नीड टू मूव इन अ ओपन स्पेस. हम लोग को क्या करना होगा? एक ना ओपन स्पेस में, एक खाली जगह पर जाना होगा और ऐसे स्ट्रक्चर के नीचे, बिल्डिंग वगैरह के नीचे हम लोग को नहीं खड़ा होना होगा. इलेक्ट्रिक पोल वायर से तक कहीं वो गिर ना जाए. इफ़ वी आर इन द कार देन ड्राइव टू एन ओपन फील्ड एंड डू नॉट कम आउट ऑफ योर कार. तो खाली मैदान की तरफ को चले जाएं कार से बाहर ना निकले अगर आप कार में हैं तो. व्हाट इज द रेडियस ऑफ जुपिटर? द रेडियस ऑफ जुपिटर इज 11 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ. तो जुपिटर का रेडियस अर्थ के रेडियस से 11 गुना है. कैलकुलेट रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ जुपिटर एंड अर्थ. हाउ मेनी अर्थ कैन जुपिटर अकोमोडेट. तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या है? वॉल्यूम ऑफ अर्थ है 4/3 πr³ स्फीयर की वॉल्यूम. जुपिटर की वॉल्यूम क्या है? जुपिटर जो है वो 11 गुना ज़्यादा है, यानी कि जुपिटर का जो रेडियस है वो अर्थ के रेडियस से 3 गुना है ना. सॉरी, ये ऐसे लिखा जाएगा कि जो जुपिटर है वो अर्थ के रेडियस से 11 गुना है, 11 टाइम्स है. तो 11r³ हम लिख देंगे. तो रेशियो कैसे निकलता है? रेशियो में हम लोग लिखाएंगे वॉल्यूम ऑफ जुपिटर. तो 4/3 πr³ अपॉन नीचे अर्थ का 4/3 πr³. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 4/3 π कट जाएगा और फिर हमारे पास क्या बचेगा? 11³ और r³ और नीचे भी r³ भी कट जाएगा. और 11 का क्यूब क्या होता है? 1331 11 का क्यूब होता है. तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1331 रेशियो 1. तो जुपिटर कितनी अर्थ को अकोमोडेट कर सकता है? कितनी अर्थ आ सकती है जुपिटर में? 1331 अर्थ आ सकती हैं जुपिटर में.
नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि भाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है। एक एक्सपेरिमेंट दिखाना है, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट हाउ मेटल ऑब्जेक्ट्स आर इलेक्ट्रोप्लेटेड, गिव एनी 2 यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो पहले तो यूजेस देख लेते हैं, यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोटिंग जिंक ऑन द आयरन टू प्रिवेंट कोरोजन एंड रस्ट। तो जिंक की कोटिंग अगर आप आयरन पे कर देंगे तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से होती है और उससे कोरोजन और रस्ट नहीं लगता। कोटिंग सिल्वर एंड गोल्ड फॉर ज्वेलरी, तो सिल्वर और गोल्ड के कोटिंग ज्वेलरी के लिए। कोटिंग टिन ऑन टू आयरन फॉर कैंस एज टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। तो कोटिंग वगैरह की जाती है, तो ये इनमें से 2 आप लोग कर सकते हैं। अब कैसे की जाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, अब आंसर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ डिजायर्ड मटीरियल ऑन अनदर मटीरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से एक मेटल पर दूसरी मेटल की लेयर चढ़ा देना, ये होता है। यूजिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एज इलेक्ट्रोलाइट एंड कॉपर इलेक्ट्रोड्स, कॉपर इज इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। द कॉपर in the solution is replenished due to addition of copper ions from the positive electrode। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। तो ये हम लोगों ने सारे क्वेश्चन आंसर्स देख लिए और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम्स में इनके आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।